स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं आशुतोष सर। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे संधि के बारे में। आज हम लोग जानेंगे संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि का हमारे हिंदी के सिलेबस में क्या महत्व है दोस्त। तो आज हम लोग जानेंगे संधि क्या है और किसे कहते हैं, संधि का वर्णन आज हम लोग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधि क्या है। ठीक, अब देखिए संधि और विच्छेद। ठीक, संधि क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, और विच्छेद क्या कहते हैं? जब किसी भी किए गए संधि के शब्द को नियमानुसार हम उसका खंडन कर दें, उसका अलगाव कर दें, उसे हम कहते हैं विच्छेद। ठीक, संधि माने होता है मेल और उसको अलग अलग करना, खंड खंड करना, वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों? विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बता दें कि संधि का हमारे हिंदी के सिलेबस में क्या महत्व है। बहुत ही महत्व है दोस्तों। अगर किसी भी शब्द का अर्थ आपको नहीं मालूम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस शब्द का खंडन कर देने से, संधि कर देने से, टुकड़े में कर देने से उस शब्द का आप अर्थ आसानी से लगा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि संधि से परीक्षाओं में, हर परीक्षा में, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर का, 3 नंबर का शब्द देता है दोस्तों, और उससे पूछता है कि बताइए इस शब्द में कौन सी संधि है, या पूछ लेगा कि जो है कि शब्द दिया रहेगा खंडित करके अर्थात विच्छेद करके, और पूछ देगा कि इसका विच्छेद करिए, या विच्छेदन दिया रहेगा, कहेगा कि संधि करिए। ठीक है, तो समझ गए आप कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, और नियमानुसार उसके किए गए खंडन को, अलगाव को हम कहते हैं विच्छेद कहते हैं। ठीक, तो अब जैसे देखिए संधि कितने प्रकार की होती है। संधि हिंदी में जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, पहला क्या होता है? स्वर संधि। और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, समझ रहे हैं आप। अब स्वर संधि देखिए क्या है। स्वर संधि में दोस्तों होता है स्वर से स्वर का मेल। ठीक, आप जानते हैं कि संधि कैसे होती है? 2 पदों में होती है। जो पहला वाला पद होगा उसके आखिरी वर्ण में, और जो दूसरा वाला पद होगा उसके पहले वाले वर्ण में संधि होती है। ठीक, परिवर्तन वहीं से होता है और जो है कि वहीं से जोड़ा भी जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 पद होंगे, और जिसमें पहला पद होगा स्वर और दूसरा पद भी क्या होगा? स्वर, अर्थात जो पहला वाला पद होगा उसका आखिरी वर्ण होगा स्वर का, और जो दूसरा वाला पद होगा उसका पहला वर्ण जो है कि वर्ण क्या होगा? स्वर का होगा। ठीक है, तो स्वर संधि क्या करता है दोस्त कि स्वर से स्वर का मेल करवाता है, जिससे स्वर संधि बनती है। ठीक है, दूसरा जो व्यंजन संधि है आपकी, जो व्यंजन संधि है वह क्या करता है कि पहले पद में स्वर होगा और दूसरे पद में क्या होगा? आपका व्यंजन होगा। ठीक है, और जो तीसरी संधि होती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि जो पहला पद होगा उसमें विसर्ग होगा, और जो दूसरा वाला पद होगा उसमें स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक, अर्थात जो स्वर संधि होगी, स्वर संधि के दोनों पदों में स्वर स्वर होंगे। व्यंजन संधि के पहले पद में स्वर होगा, दूसरे में व्यंजन होगा, और विसर्ग संधि के पहले पद में विसर्ग होगा और दूसरे में व्यंजन होगा। ठीक, व्यंजन में कभी कभी ये भी आप पाएंगे कि पहले पद में भी व्यंजन हो जाता है और इधर जो है स्वर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यंजन में दूसरे चाहे पहले पद में व्यंजन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले संधि, स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या है। ठीक है, तो स्वर संधि देखिए आप क्या है। 1 मिनट। ठीक, ध्यान देंगे आप, स्वर संधि क्या है। तो स्वर से जहां पर 2 स्वर वर्ण मिलते हैं उसे हम कहते हैं क्या? स्वर संधि। ठीक है, अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है देखें। जो स्वर संधि होती है वो हिंदी में 5 प्रकार की होती है। पहला होता है दीर्घ संधि, पहला है आपका दीर्घ संधि। दूसरा है आपका गुण संधि, गुण संधि। और तीसरा है आपका वृद्धि संधि। चौथा है आपका गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। और तीसरा है आपका, चौथा है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि।
यण संधि, पांचवा आपका है अयादि संधि। ठीक है, यही 5 संधि आपको पढ़नी होती है किसके अंतर्गत? स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, अब इसका देखिए सूत्र क्या होता है। जो दीर्घ संधि का सूत्र होता है दोस्तों, होता है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण, इसको आदेम गुण भी कहते हैं। वृद्ध संधि का होता है वृद्धिरेच। यण संधि का होता है इको यणच, और अयाद का होता है एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। ठीक, तो इन 5 संधियों का यह सूत्र होता है। हिंदी में आप लोगों को इसका सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न जो इसके सूत्र के होते हैं, प्रश्न ये संस्कृत में पूछे जाते हैं, लेकिन आप जानकारी के लिए जानते रहें। दीर्घ संधि का सूत्र होगा अकः सवर्णे दीर्घ, जो गुण संधि का सूत्र होगा आदेम गुणा होगा, वृद्ध संधि का होगा वृद्धिरेच, यण संधि का होगा इको यणच, और अयाद संधि का होगा एचो यवा यावह। ठीक है, अब जो अकः सवर्णे दीर्घ होता है जो तो अक क्या है? अब यह संस्कृत के जो है कि विषय हो जाते हैं, तो हम बता दे रहे हैं आपको। जो अक होता है, अक जो है कि प्रत्याहार होता है। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो उनके स्वर्ण जो है मिल करके क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक, आदेम गुणा, तो आदेम गुणा का मतलब क्या होता है कि जो आदेम गुणा जो आ और द ये जो है प्रत्याहार होते हैं, इसके अंतर्गत ए और ओ आते हैं, ये दोनों मिल करके अ या आ के बाद जो है जो भी स्वर आता है, अर्थात इसमें क्या आते हैं? अ या आ के बाद ई आता है, तो ई का गुण ए में हो जाता है, और अ या आ के बाद अगर उ आता है तो उ का गुण ओ में हो जाता है। ठीक, इसका जो है कि नियम यह होता है। वृद्ध संधि में क्या होता है? वृद्धि में वृद्धिरादेच, इसमें एच प्रत्याहार के अंतर्गत, एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है जो वर्ण आते हैं, अर्थात ऐ और औ आता है, तो ऐ और औ जो है इसमें जो है जो अ या आ के बाद अगर इसमें आते हैं ए आते हैं तो ऐ हो जाता है, और ओ आते हैं तो औ हो जाता है। ठीक, इको यण में यण संधि का नियम होता है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत, इक प्रत्याहार में क्या क्या होता है? ई उ री और ली होता है। ठीक है, तो ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या हो जाता है? ई का य हो जाता है, उ का कोई स्वर आता है उ के बाद तो व हो जाता है, री के बाद कोई स्वर आता है तो र हो जाता है, और ली के बाद कोई स्वर आता है तो ल हो जाता है। ठीक, तो इस प्रत्याहार के अंतर्गत ये होता है। अब आप समझेंगे कि अयाज संधि में जो एचो यावा है एच प्रत्याहार के अंतर्गत, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए आए ओ औ होता है, तो जो है ए के बाद कोई स्वर आता है तो वहाँ अ हो जाता है, और ऐ के बाद आओ हो जाता है, ओ के बाद औ हो जाता है, और औ के बाद आओ हो जाता है। ठीक है, तो यही इसके नियम होते हैं संस्कृत के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग इसको हिंदी में जो है कि ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको हिंदी में और हिंदी के डिफरेंशन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि दीर्घ संधि क्या है। आप देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि में आप देखेंगे दोस्तों कि दीर्घ संधि का नियम क्या होता है। अकः सवर्णे दीर्घ के अंतर्गत कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, क्या क्या आता है? अ आता है, ई आता है, और उ आता है, और री आता है। ठीक, अ ई उ री आता है, और दूसरे पद में भी क्या होता है? अ ई उ और री आता है। अर्थात कहने का मतलब कि स्वर्ण होना चाहिए। अब अ का स्वर्ण अ है, ई का स्वर्ण ई है, उ का स्वर्ण उ है, री का स्वर्ण री है। ठीक है, अ है, अ का स्वर्ण आ भी कर सकते हैं, ई का स्वर्ण बड़ी कर सकते हैं, उ का स्वर्ण बड़ा कर सकते हैं, री का स्वर्ण बड़ी री भी कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको ना? एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए आप। ठीक, अब देखेंगे आप कि अगर जैसे तो अगर आप जैसे देखेंगे कि अ का स्वर्ण क्या है? आ है, ई का स्वर्ण बड़ी ई है, उ का स्वर्ण बड़ा उ है, और री का स्वर्ण बड़ी री है। अगर अ या आ के बाद अ के बाद अ आए चाहे आ आए, उसको हम क्या करते हैं? दीर्घ में बना देते हैं। अर्थात अ रहेगा चाहे आ रहेगा, हम उसको दीर्घ बना देंगे, अर्थात आ बना देंगे। अर्थात कहने का दोस्तों यह है कि चारों कंडीशन में अ रहेगा, और दूसरे पद में भी अ रहेगा तो आ हो जाएगा, इधर आ रहेगा और इधर भी आ रहेगा तो इस कंडीशन में भी आ होगा, इधर आ रहेगा
और इधर अ रहेगा, इस कंडीशन में भी आ होगा, इधर अ रहेगा और इधर आ रहेगा, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों आ होगा। अर्थात कहने का सेंस यह है कि चारों कंडीशन में ए आ होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें अब उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा है विद्या धन आलय। क्या लिखा है? विद्या धन आलय लिखा है। तो अब देख रहे हैं आप कि विद्या में यहाँ आ है और यहाँ भी देखिए आ है। ठीक, तो विद्या में यहाँ आ मिला और यहाँ भी आ मिला, तो जब दोनों आ मिल जाएंगे तो आ और आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। हमने आपको बताया कि दोनों कंडीशन में दीर्घ होता है, तो विद्या धनालय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा विद्यालय। अब देखिए टूटा कैसे। ठीक, इसको आप देखेंगे कि टूटा कैसे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बी और द्य, यहाँ से हम आ निकाल लिए तो जो है कि क्या बचा? यहाँ से जो है कि हम आ जब निकाल लिए तो यहाँ पे द्य बचा, और यहाँ से हम जब आ निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा? लय बचा। ठीक, और हमारा नियम क्या कह रहा है कि अगर यहाँ आ होगा और यहाँ आ होगा तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अर्थात दूसरा कंडीशन हमारा दोस्त बनेगा विद्य धन आ धन लय। ठीक, समझ रहे हैं आप? अब इसके नीचे अगला कंडीशन हमारा क्या होगा? ठीक, अब देखिए जब यह द्य इसमें हो जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यालय। ठीक है, वी आधा द विद्यालय। अब इसको हम और जो है कि लेटेस्ट जो है कि वर्ड में शब्द में लिख देते हैं तो विद्यालय ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, आप समझ गए? तो ऐसे ही दोस्तों आप जो है कि कई उदाहरण लगा सकते हैं, और अगर एक नियम आपको समझ में आ गया तो सारे नियम आप समझते चले जाएंगे। ठीक, दूसरा उदाहरण मैं आपको ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा है शिवधन आलय। शिवधन आलय ना। अब देखेंगे यहाँ व में अ है और यहाँ क्या है? आ है। जब अ और आ मिला तो क्या हो गया? आ हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा शिवालय। ठीक, आप समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कि लिखा है धर्म धन अर्थ। ठीक, धर्म धन अर्थ लिखा है। आपने देखा कि यहाँ धर्म में अ है और यहाँ भी क्या है? अ है, तो अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो धर्म धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। ठीक, आप इसको समझते चले जा रहे हैं। आगे हम ले रहे हैं उदाहरण, एक ठोई का ले लें। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा रवि धन इंद्र। रवि धन इंद्र लिखा है ना। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे ये है, ई का स्मरण ई, यहाँ पे ई है, तो जब यहाँ ई और यहाँ ई, जब दो ई मिला तो बड़ी हो जाता है, तो जो लिखा है यहाँ पे रवि धनेन्द्र बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा रविंद्र। कवि धनेन्द्र बराबर क्या हो जाएगा? कविंद्र। ठीक, आप समझ रहे हैं? अगला है आपका, जैसे मान लीजिए लिखा है भूधन उद्धार। ठीक, भूधन उद्धार लिखा है। अब यहाँ देखिए ऊ है और यहाँ भी ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भूधार। ठीक, लिखा रहेगा भानु धन उदय। भानु धन उदय, तो भानु में देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखिए ऊ है और यहाँ भी ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भानुदय। ठीक, एक आपको री का लेते हैं, भानु। भानु धन उदय, यही। ठीक, तो यही ऐसे ही तो था। भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा? भानुदय। ठीक, अब जो है कि री का एक लेते हैं आपको, तो री में क्या है? मातृधन ऋणम। मातृधन ऋणम, यहाँ भी देखिए री है, यहाँ भी री है, तो क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मातृडम।
पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम क्या हो जाएगा, पितृणम। ठीक, समझ रहे हैं आप। तो दीर्घ संधि का नियम दोस्तों यही है। अब आगे हम चलते हैं गुण संधि में। गुण संधि आप देखेंगे, और गुण संधि अब जो है कि दीर्घ संधि का यही नियम है, यही उदाहरण है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप जो है कि अपना अभ्यास करेंगे और उदाहरण लगाएंगे। जो नहीं आएगा आपको वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, दूसरी संधि आपकी है स्वर संधि की गुण संधि। गुण संधि इसका सूत्र होता है आद गुण। ठीक, आज गुणा का मैं डिफिनेशन नहीं कर रहा हूं, जब मैं संस्कृत में संधि पढ़ाऊंगा तब मैं उसका डिफिनेशन करूंगा। इसके जो है कि 3 नियम होते हैं हिंदी में। पहला नियम यह होता है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ई आ गया और चाहे बड़ी ई आ गया तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। इसका दूसरा नियम क्या कहता है, अ या आ के बाद अगर ऊ आ गया चाहे बड़ा ऊ आ गया तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर हो जाते हैं ओ। ठीक है, ए बोले तो एक ऊपर चुंडी, ओ बोले तो एक खड़ी पाई और एक ऊपर चुंडी। ठीक, तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि अगर री के बाद, अगर री के बाद क्या आ गया, तो हो जाता है क्या, अर हो जाता है। ठीक है, अ या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये हमारा नियम तीसरा कहता है। ठीक, शॉर्ट आपको बता दें कि जहां पे भी आप एक ऊपर चुंडी देख लीजिए, ए की मात्रा या ओ की मात्रा, या किसी भी शब्द में ऋषि देख लीजिए, जैसे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, सही चल रहा है ना, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, तो राजर्षि। तो अगर ऋषि आ गया दोस्त तो जो है कि उसमें कोई डाउट नहीं, आप तुरंत जो है कि गुण संधि में आप जाएंगे, और एक ऊपर चुंडी है तो। ठीक है, 3 नियम होता है। पहला अ आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, दूसरा अ आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, और तीसरा अ आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा देव, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र लिखा है, आप ध्यान देखेंगे तो क्या है नियम। पहला क्या है कि अ या आ के बाद तो हमें ओ में क्या मिल गया दोस्त, अ मिल गया, और यहाँ क्या मिल गया हमको, ई मिल गया। अब हमें अ और ई मिल गया, जब हमें अ और ई मिल गया तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यह देखिए कैसे होता है, तो हो जाता है क्या, देवेंद्र। अब होता कैसे इसको आप देखें। अब इसमें से हम जब अ निकाल लिए तो क्या बचा, हमारे पास आधा अ बचा, और यहाँ पे क्या क्या बचा, जब ए निकाल लिए तो इंद्र बचा। ठीक, अगली कंडीशन हमारी क्या होगी, अगली कंडीशन हमारी होगी देव प्लस ई ए और प्लस इंद्र, ये होगी। अब हम करेंगे क्या कि जो ये स्वर है, ये देखिए व्यंजन है, तो इस व्यंजन पर इस स्वर को लगा देंगे, बस हमारी संधि हो जाएगी दोस्तों। हम क्या करेंगे, देव, अब यहाँ जब इसमें स्वर हम लगाएंगे तो यह पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा देवे और इंद्र। ठीक, आप इसको समझ गए। ठीक है ना। अब देखेंगे आप दूसरा, आपको उदाहरण बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण यह है, जैसे मान लिखा है पर धन उपकार, पर धन उपकार लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या है, र में अ है और यहाँ उ है, तो अ और उ बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, परोपकार। अब परोपकार हुआ कैसे, इसको आप देखें। अब यहाँ पे क्या हो गया, दूसरे कंडीशन में यहाँ से अ निकाल दिया और यहाँ से उ निकाल दिए, तो क्या बचा, पकार यहाँ बचा। ठीक, अगली कंडीशन क्या होगी हमारी, पर धन ओ धन पकार। ठीक है, अब अगली कंडीशन हमारी क्या होगी, अब इसी व्यंजन पे इस स्वर को हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा परोपकार। ठीक है, तो हमारा परोपकार ऐसे बनता है। ठीक, तो संधि का जो नियम है, इसको अगर एक एक वर्णों को आप जो है कि सीख लेंगे इसी नियम के अकॉर्डिंग, तो आपको जो है किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए लिखा है उपरोक्त, ऊपर धन उक्त। ठीक, ऊपर धन उक्त बराबर लिखा है, और ऊपर धन देखिए यहाँ पे अ मिल गया, यहाँ पे उ मिल गया, तो अ और उ मिलाकर ओ होता है, तो हो जाता है, तो हो जाता है क्या, उपरोक्त। अब देखिए उपरोक्त हुआ कैसे।
अब यहाँ पर से यहाँ र से हम अ निकालिए और यहाँ से उ निकालिए, तो क्या हुआ, ऊपर र में अ निकालिए तो आधार हो गया और यहाँ पे तो बचा। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या बनता है, ऊपर धन ओ धन कत। ठीक, अब इन तीनों को हम एक मिला देते हैं दोस्त, तो ये बन जाता है हमारा ऊपर ओ तो। ठीक, यही सब देखिए बना है। ठीक है, ठीक। अब देखिए तीसरा नियम हमारा क्या होता है, तीसरे नियम पे हम चलेंगे। तीसरा नियम हमारा कहता है कि अगर री के बाद अगर अ या आ के बाद क्या होता है कि अगर अ या, तीसरा नियम हमारा कहता है कि अ या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अर हो जाता है। तो जो है अब देखेंगे आप कि जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा देवर्षि चाहे ब्रह्मर्षि चाहे राजर्षि, तो मान लीजिए जैसे लिखा है ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि लिखा है। अब देखिए इसमें और मिलता है हमको, अब कैसे मिलता है देखेंगे आप, यहाँ अ है और यहाँ री है। आप नियम में देखें कि अ और री मिलकर क्या बनता है दोस्त, बनता है क्या, और मिलता है हमको। अब देखेंगे कि कैसे मिलता है, इसको आप देखिए पहले। दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्रह्म में आधा होगा, ब्रह्म में आधा हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, इधर सी बचेगा, अर्थात हम री को ले लिए हैं। ठीक, तो अब आप देखेंगे अगले कंडीशन में क्या बनता है, ब्रह्म धन अर और धन शी। ठीक है, यहाँ पे आधार है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इन तीनों को हम मिलाते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रह्म, अब इस अ को हमने यहाँ पे कर दिया तो ब्रह्मर्षि, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम और अच्छे शब्द में लिख देते हैं, यह भी गलती नहीं है आपकी, ब्रह्मर्षि ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और ब्रह्मर्षि इस र को हम जो है ऊपर चढ़ा दिए, तो ये चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे आप ऐसे लिखें, तो यह आपका दोस्त री का। ऐसे ही राजर्षि का राजधर ऋषि, देवर्षि का